मानसिक एवं भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 131वें जन्मदिन के अवसर पर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामना मैं देता हूँ। और बहुत सारे विषय जिस पर आज चर्चा हो रही है और तमाम वक्ताओं के द्वारा इन विषयों पर बहुत सारी बातें कही गई है, तो मैं उन समस्याओं पर जिस पर बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं कुछ खुशी की बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम सब लोगों के लिए हमेशा केवल दुख भरी बातें ही सुनने का अवसर मिलता है, मगर आज मैं कुछ खुशी की बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं जब 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र हो गई थी, तब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लग गया था, नौकरी लग गई थी। तो नौकरी लगने के बाद मेरा 6 महीने का ट्रेनिंग था। वो ट्रेनिंग के लिए जब मैं काम शुरू किया तो ऑफिस में एक वीएन पाटिल नाम के व्यक्ति थे जो सुपरवाइजर के बाद दूसरे नंबर के सीनियर आदमी थे। उनके मार्गदर्शन में मुझे 6 महीने का ट्रेनिंग देने के लिए रखा गया। तो वो व्यक्ति वामसेप के कार्यकर्ता थे, तो वो शाम को 6 बजे तक मुझे सरकारी ट्रेनिंग देते थे और 6 बजे के बाद वामसेप के मीटिंग में लेके जाते थे। तो इस तरह से मुझे एक साथ दो प्रकार का ट्रेनिंग मिलता था। एक ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कैसे करनी है और दूसरी समाज का काम करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी वामसेप के मीटिंगों में जाकर ट्रेनिंग देते थे। तो साथियों, ये इस समय से मैं ये काम कर रहा हूँ और अभी मेरी उम्र 65 साल चल रही है, तो लगभग 45-46 साल हो गए। इतना लंबा समय लगाने के बाद आज हमारा संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैल चुका है। इतना विशाल संगठन हो गया है, इतना विशाल संगठन हो गया है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, जब मैं ये कह रहा हूं तो कुछ लोगों के मन में ऐसा आ रहा होगा कि वामन मेश्राम भी नरेंद्र मोदी की तरह फेंक रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी फेंकता है वैसे वामन मेश्राम भी फेंक रहा है, ऐसा कुछ लोगों को लगता होगा। तो मैं आप लोगों को ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि बगैर सबूत के कोई बात करने की मेरी आदत नहीं। बगैर सबूतों के कोई बात मैं करता नहीं हूं। सारे देश भर में बोलता हूं, केवल आपके कच्छ में नहीं बोलता हूं, जम्मू कश्मीर में जाकर भी बोलता हूं और आसाम से आगे त्रिपुरा है और वहां आगे ब्रह्मदेश लगा हुआ है, वहां जाके भी बोलता हूं। तो बगैर सबूत के मैं कोई बात नहीं कहता। इसलिए मैं इस बात के भी सबूत आपको देना चाहता हूं कि कितना बड़ा संगठन हमारा हो गया है। इस विशाल संगठन के आधार पर हमने 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए भारत बंद किया। और इतना बड़ा भारत बंद हो गया, इतना बड़ा भारत बंद हो गया कि नरेंद्र मोदी को
संसद में संविधान संशोधन करके 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। ये तो आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है, वो होता करता है। साल भर से ज्यादा समय किसान लोग दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे और आखिरकार नरेंद्र मोदी को 3 काले कानून पीछे लेने पड़े। नरेंद्र मोदी ने वो कानून पीछे तो लिए, मगर नरेंद्र मोदी ने किसानों से बात नहीं की। इतना आंकड़ो आदमी, कानून पीछे ले लिया मगर बात नहीं की। नहीं तो अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी किसानों को अन्नदाता अन्नदाता, अरे अन्नदाता कहते हो तो बोलने के लिए क्या दिक्कत थी? कौन सी तुम्हारी इज्जत घटने वाली थी? किसानों से बात करते तो कौन सी इज्जत घटने वाली थी? जब तुम अमेरिका में जाते हो, लंदन में जाते हो, तो वहां के लोग कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। तो नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री भारत का होता है, और अगर भारत का है तो किसानों का भी प्रधानमंत्री है। अगर किसानों का भी प्रधानमंत्री है तो किसानों से बात करने के लिए क्या दिक्कत थी? इतना अकड़ने की क्या जरूरत थी? मैं देहाती आदमी हूं, देहात में रहने वाला आदमी हूं। अब घाट से शहर में आ गया। अब घाट क्या हो गया? आप सोचते होंगे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, ग्रेजुएट पास हो गया। अब ग्रेजुएट वाले आदमी को गांव में कोई काम धंधा तो मिलता नहीं है, इसलिए हमको शहर में आना पड़ा। मगर हमारा तजुर्बा, अनुभव गांव का। तो गांव में लोग कहते हैं मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। देहात के आदमी कहते हैं मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। तो नरेंद्र मोदी भी बहुत अकड़ता है। एक गांव के लोग कहते हैं मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है और नरेंद्र मोदी भी बहुत अकड़ता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि अगर नरेंद्र मोदी मरा हुआ है तो वो तो घंटा घंटा भाषण करता है, जिंदा चलता फिरता दिखाई देता है, तो आप उसको मरा हुआ आदमी कह रहे हो। हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप तो बगैर सबूत के कोई बात करते नहीं हो। चलो इसका भी सबूत दे देता। साथियों, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं। तो नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करने के लिए हलफनामा दाखिल कर लिया कि ओबीसी की गिनती नहीं करूंगा। ओबीसी के ही प्रधानमंत्री है, ओबीसी जाति के हैं और ओबीसी की ही गिनती नहीं करूंगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर लिया। जब दाखिल कर लिया तो नरेंद्र मोदी का भी जमीर होगा, एक जमीर होता है। अगर वो जिंदा होता, अगर वो जमीर जिंदा होता तो क्या कहता? अगर वो जमीर नरेंद्र मोदी का जिंदा होता तो क्या कहता? अरे नरेंद्र, तू तो कहता है तू पिछड़े वर्ग का है, तू तो कहता है कि तू बैकवर्ड है, तू तो कहता है तू चाय बेचने वाला है, फिर भी तू अपने ही लोगों के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है। ये कैसे कर रहा है तू? अगर नरेंद्र मोदी का जमीर जिंदा होता तो उसके अंदर से आवाज आती, मगर नरेंद्र मोदी का जमीर जिंदा
नहीं है तो आवाज कहां से देगा? जिसका जमीर मरा हुआ होता है वो भी मरा हुआ होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण्स। आरएसएस के ब्राह्मणों ने उसे नॉमिनेट किया। ये शब्द नॉमिनेटेड बाबा साहब आंबेडकर ने 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को कहा। गांधी जी को उन्होंने कहा कि गांधी जी हमारे लोगों को क्या प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तो गांधी जी कहा मिलना चाहिए। तो वो जो प्रतिनिधित्व है वो सही और सच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो गांधी जी ने कहा इस पर मैं बाद में बात करूंगा, सही और सच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व नॉमिनेटेड होना चाहिए। नॉमिनेटेड शब्द का हिंदी शब्द होता है, अर्थ होता है नामधारी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हमें नामधारी प्रतिनिधि नहीं चाहिए, हमें रियल, सही, सच्चा प्रतिनिधि चाहिए जो संसद और विधानसभा में जाकर बोलने वाला चाहिए। 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं, पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं बोलते। इनके बोलने पर पाबंदी लगाई हुई है। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूं, जिसे सांसद कहा जाता है। वो संसद में जाकर बोलता नहीं है क्योंकि उसको बोलने नहीं दिया जाता। सांसद के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि उसे बोलने नहीं दिया जाता। हमारे सांसदों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। हम लोगों की, जो यहां बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों की क्या औकात है उनकी नजर में? अरे सांसदों को बोलने नहीं देते, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको संसद में बोलने नहीं देते। उनको उन्होंने गुलाम बनाकर रखा हुआ है। उनकी नजर में हमारे लोगों की क्या औकात है? इसलिए ये लड़ाई हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। जो हमारे सांसद संसद में और विधानसभा में नहीं बोलते हैं, नहीं लड़ते हैं हमारी लड़ाई, तो हमने निर्णय किया कि हम हमारे लोगों के अधिकारों को रोकने वालों को सड़कों पर निपटेंगे। निपटेंगे समझते हो? देहाती शब्द है हमारा, निपटेंगे, सड़कों पर निपटेंगे। जो हमारी आवाज दबा रहे हैं उनको सड़कों पर निपटेंगे। इस देश में 112 करोड़ हमारी संख्या है, 112 करोड़, तो निपट सकते हैं, कम नहीं है, निपट सकते हैं। और उन लोगों को जगाने का राष्ट्रीय स्तर का अभियान हम लोग चला रहे हैं। अगर तुम संविधान को अमल करते हुए हमारे अधिकार जो संविधान में लिखे हुए हैं अगर वो दे दोगे तो फिर नहीं निपटेंगे, और अगर नहीं दोगे तो फिर हमारे सामने निपटने के अलावा क्या विकल्प है? फिर निपटे, फिर चिल्लाना मत। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 19 में हमें बोलने की आजादी दी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार नहीं है कि वामन मेश्राम को बोलने से रोका जाए। कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट के पास अधिकार है कि अगर वामन मेश्राम शांतिपूर्ण तरीके से बोल रहा है, किसी पर चाकू, छुरी, बंदूक, गोली नहीं चला रहा है, तो उसको पूरा अधिकार है। तो मैं तो चाकू छुरी क्या लकड़ी नहीं चलाता, चाकू छुरी तो दूसरी बात है। मैं तो छोटी लकड़ी लेकर नहीं चलता हूं, अकेले ही सारे देश भर में चलता हूं, अकेले ही घूमता हूं। मेरे 500
भीमा कोरेगांव की लड़ाई लड़ने वाले मेरे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था। दुनिया के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। सुन लो, ध्यान से सुनो। मेरे 500 पुरखों ने, उसका ही खून मेरे शरीर में है, उसका ही खून दौड़ता है, और वो खून अभी ठंडा नहीं हुआ है, अभी गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है। मगर मैं संविधान के दायरे में ये लड़ाई लड़ने का पक्षधर हूं। संविधान के दायरे में रहकर ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और कहीं पर भी हम संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे, कहीं पर भी। और जब अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जब मेरे संविधान का अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो मैं उन्हें भी नहीं करने देता, और अगर किसी ने किया तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं। गुजरात में ऐसा हुआ था, अहमदाबाद में। परमार साहब आपको मालूम है, हमारे वकील साहब डेनियल यहाँ है, तो कमिश्नर पर 2-2 केस में इन्हें किए हुए हैं, पुलिस कमिश्नर पर, और अभी तक पुलिस कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो मैंने उनको पिछली बार कहा कि अगर आप रिटायर हो गए तो भी नहीं छोड़ूंगा, अगर आप रिटायर हो गए तो पेंशन मिलेगी, तो गैर कानूनी काम करने का काम करोगे तो पेंशन भी नहीं मिलने दूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। न मैं कानून का उल्लंघन करता हूं, न किसी को उल्लंघन करने देता। संविधान के दायरे में सभी लोगों को काम करना चाहिए। संविधान के विरोध में अगर कोई काम करेगा तो फिर तो देश में अराजकता पैदा हो जाएगी, देश में अराजकता पैदा हो जाएगी, नहीं होनी चाहिए। यही हम चाहते हैं, ये संविधान लागू होना चाहिए। और इसलिए हमने इतना बड़ा विशाल संगठन, विशाल संगठित शक्ति का निर्माण किया, और 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए विशाल भारत बंद किया। बहुत बड़े पैमाने पर भारत बंद हुआ, और इसकी वजह से डरकर नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन संसद में करना पड़ा, लागू करना पड़ा। इस अकड़ने वाले प्रधानमंत्री को हमने ऐसा उंगली की तरह सीधा किया, अकड़ो मत, सीधे ऐसे सीधा किया। एक बार भारत बंद नहीं किया। 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में दोबारा भारत बंद किया। मैं संगठित शक्ति कितनी है बता रहा हूं, आपको मालूम हो इसलिए बता रहा हूं। खुशी की बात बता रहा हूं कि हम अपने संगठित शक्ति के बल पर अपने अधिकार, तुम्हें अगर संविधान लागू करते हो तो ठीक है, नहीं तो संगठित शक्ति के बल पर लागू करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि जनता को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, कई बार कह चुका है, ऑन रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जनता को सरकार के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है, और हमारे पास बहुत विशाल संगठन खड़ा हो गया है। अभी मैं वामसिप का काम नहीं करता हूं, मेरी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन की लीडरशिप जो है वो काम कर रही है। अभी मैंने जो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं गांव में रहने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो मुझे गांव में रहने वाले लोगों की याद आई कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए अब लड़ाई लड़ूंगा। पढ़े लिखे लोगों को 45 साल से जगा रहा हूं, अभी गांव के लोगों को जगाकर देशव्यापी आंदोलन किया जाए। और 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में भारत बंद किया, नहीं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह डेली कहते थे सीए 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 सीए। 29 जनवरी 2020 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीए बोलना ही भूल बोलता भी सीए कोई,
एक बार भी नहीं बोला। 29 जनवरी 2020 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक बार भी सीएए नहीं बोला, बोलती बंद कर दी। ये सीएए क्या है? तो छोटे लेवल पर आसाम में सीएए लागू किया और वहां पर 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। 19,48,000, उसमें 5 लाख मुसलमान, 14,48,000 SC ST OBC, 75% SC ST OBC, उनको नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का मतलब समझते हो? हमारे बहुसंख्य लोगों को समझ में नहीं आता इसका क्या मतलब है। नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का मतलब है उसकी सारी संपत्ति सरकार में जब्त कर दी जाती है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। 2006 में पहला डिटेंशन कैंप कांग्रेस के लोगों ने बनाया जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और आसाम में भी कांग्रेस की सरकार थी। आसाम में भी कांग्रेस की सरकार थी और 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सेंटर में भी सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। 2006 में पहला डिटेंशन कैंप आसाम में कांग्रेस ने लागू किया और 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। तो आसाम के लोग हमारे वामसिक वालों को मिलने के लिए आए कि कुछ मदद करो। तो उन्होंने कहा कि आसाम में हमारी बहुत ज्यादा संगठन शक्ति नहीं है, थोड़ी बहुत है, मगर देश में बहुत ज्यादा है। एक आदमी आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। उन्होंने कहा तो अमन मिश्रा, ये कहाँ मिलेगा? दिल्ली में मिलेगा। तो उन्होंने कहा हमने तो जिंदगी में दिल्ली नहीं देखा ना, भाई सुना कैसे जाएंगे, कैसे मुलाकात होगी? तुम्हारे 2 कार्यकर्ता ने कहा हम आपको लेकर जाएंगे। 5 लोग आसाम के लोग लेकर आए, उनसे मैंने बात की, उनको कहा आसाम की राजधानी गुवाहाटी है, वहां पर जो 19,48,000 में से कुछ लोग जो है एक बड़ी रैली करो, वहां बुलाओ मुझे, मैं आता, वहां आकर तुम्हारी बात जानने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारी समस्या क्या है। वहां गया, बहुत लोग इकट्ठा हो गए, पीड़ित लोग थे। मैंने उनको 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आसाम में आंदोलन चल रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? SC ST OBC के लोग थे वहां रैली में, SC ST OBC के लोग थे। मैंने पूछा कि जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आंदोलन चल रहा था तो तुम SC ST OBC के लोग क्या कर रहे थे? कहा हम खदेड़ने के आंदोलन में शामिल थे। हमारे लोगों ने हमें कहा कि वो जो खदेड़ने का आंदोलन था उसमें हम शामिल थे। तो फिर मैंने पूछा दूसरा सवाल, अगर तुम शामिल थे तो अब क्या हुआ? अब क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कहा? हमारा ही नंबर लगा दिया, हमारा ही नंबर लगा दिया। भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठिए शब्द पर गौर करो तो किसी भी SC ST OBC को लगता है सुनने के बाद मुसलमान रहे होंगे, बांग्लादेश मुसलमानों का है, मुसलमान रहे होंगे, ये मानकर हमारे SC ST OBC का खदेड़ने वाले आंदोलन में भाजपा ने, RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस्तेमाल किया। और जब इस्तेमाल हो गया तब उनको ही नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। तो मैं सबक आपको समझा रहा हूं, जब भारत में, कच्छ में नहीं, भारत में, सारे देश भर में जब भी मुस्लिम विरोधी कोई आंदोलन चलेगा तो समझ जाने का कि तुम्हारा नंबर लगने वाला है, क्योंकि ये लोग
भाजपा वाले, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ये जब मुसलमानों के विरोध में आंदोलन चलाते हैं तो मुसलमान देश में 15% है और SC, ST, OBC के लोग 74.5% है। अगर ये इकट्ठा हो गए तो राज इनका आ सकता है, नहीं आना चाहिए। इसलिए इनको कहते हैं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। SC, ST, OBC के लोगों को ये लोग कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं। कैसे भाई, मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे है? क्या उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई जिसमें हमारे लोगों को चौथे वर्ण में शूद्र बनाया? नहीं बनाया, मुसलमानों ने नहीं बनाया। जाति व्यवस्था मुसलमानों ने बनाई? नहीं बनाई। अस्पृश्यता मुसलमानों ने बनाई? नहीं बनाई। घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने का काम मुसलमानों ने किया? नहीं किया। शुद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा मुसलमानों ने? नहीं थोपा। महिलाओं को दास बनाने का काम मुसलमानों ने किया? SC, ST, OBC की महिलाओं को? नहीं किया। आदिवासियों को जंगल में रहने के लिए मुसलमानों ने मजबूर किया? नहीं किया। फिर मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे? किस आधार पर मुसलमान हमारे दुश्मन है? इसमें एक भी काम मुसलमानों ने नहीं किया। ये तो उन लोगों ने किया जिनको इस देश में बड़ा सज्जन माना जाता। अरे ये बहुत सज्जन पंडित जी, बहुत सज्जन, ये तो सबसे ज्यादा सज्जन लोग हैं, सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं। और गांव के लोग तो कहते हैं ये तो देव बापा है। गांव के लोग कहते हैं, मैं तो गांव का रहने वाला हूं इसलिए बोल रहा हूं भाई, सही बात, हम तो देहाती लोग हैं, देहाती अनुभव बता रहा हूं। इन लोगों ने यह सारा का सारा किया, इन लोगों ने किया और आज तक आजादी मिलने के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी कर रहे हैं। आज भी SC, ST के लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा लाखों की संख्या में एट्रोसिटीज होती है। कोई आदिवासी आदमी पुलिस चौकी में जाकर FIR दाखिल नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। कोई मुसलमान यदि पुलिस चौकी में जाकर FIR दाखिल करने के लिए जाता है तो पुलिस चौकी का इंचार्ज कांस्टेबल को कहता है पहले इसको अंदर करो। तो कांस्टेबल पूछता कि कौन से धारा में करें? धारा बाद में बताऊंगा, पहले अंदर करो, पहले इसको अंदर करो, धारा बाद में बताऊंगा। तो उसको अंदर करता है, फिर पूछता है इंस्पेक्टर साहब कौन सी धारा लगाए? अबे धारा लगाने की क्या जरूरत है, रहने दे थोड़ा देर उधर अंदर। तो बगैर धारा के अंदर रख देते हैं और शाम के 5 बजे बोले छोड़, बगैर धारा के अंदर दे। कोई कानून नहीं है। अबे वकील है ऐसा कोई कानून? कोई वकील को पूछ ले, हाई कोर्ट में वकालत करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जो लायर है ना, उसको भी मैं ही सलाह देता हूं, ऐसा नहीं ऐसा करा, मगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। कोर्ट में जज के सामने भी मैं बोल सकता हूं, मगर सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मुझे वकीलों को लगाना पड़ता है। और फिर मैं वकीलों को लगाता हूं, वकीलों को पैसा नहीं देता हूं, वकीलों से लेता हूं, वकीलों से चंदा लेता हूं। वकीलों का मेरा ऑल इंडिया का संगठन है, वकीलों से 10, 20, 25, 50 लाख रुपया साल में लेता हूं नहीं, उसने वकील को बोल देना। मुझे किसी को पैसा नहीं देना पड़ता है, मेरे लिए वकील जहां जाऊंगा वहां वकील लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, मुझे पैसा नहीं देना पड़ता है। क्यों? नरेंद्र मोदी कहता है अरे मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चला जाऊंगा, कहता है नरेंद्र मोदी। अरे एक ऐसा फकीर आदमी है, 2019 के चुनाव में 27,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा, अजीब किस्म का फकीर आदमी है नरेंद्र मोदी। 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। हैदराबाद की संस्था ने आंकड़े घोषित किए,
60,000 करोड़ खर्चा हुआ सारे पार्टियों का, अकेले नरेंद्र मोदी का खर्चा 27,000 करोड़ रुपया। भला बड़ा अजीब फकीर है, 27,000 करोड़ खर्चा करता है। आपके सामने, यहां देखो, आपके सामने हमने चंदा इकट्ठा किया, आपके सामने लोगों ने दिया, आपके सामने फोटो मैंने उसका निकाला। क्यों? सफेद है भाई, काला धन थोड़ी है जो हम साले छुप कर ले रहे, खुल्लम खुल्ला देते हैं और फोटो निकाल कर लेते हैं। काला धन नहीं है जो हम छुप कर लेते हैं, हमारे लोगों के मेहनत का, पसीने का पैसा है, वो लेते हैं, सारे देश भर में लेते हैं। हर जगह लोग लाइन लगाकर मुझे पैसा देते हैं और मेरे पास 10 बाय 10 का रूम नहीं है। कोई भारत का आदमी नहीं बता सकता कि वामन मेश्राम के पास 10 बाय 10 का कोई कमरा है। अरे कमरा तो छोड़ो, झोपड़ा नहीं है। मेरे बाप दादा की संपत्ति मेरे हिस्से में आई करोड़ रुपए की संपत्ति मैंने संगठन को दान कर दिया। मेरी विशेष, और मैंने स्टैम्प पेपर पर लिख के पुणे में सार्वजनिक रूप से दान कर दिया, रिकॉर्डेड है। करोड़ों की संपत्ति। मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं कि सीए के समस्या को लेकर जब मैं आसाम से दिल्ली आया तो दिल्ली में आते ही सीए के विरोध में भारत बंद का ऐलान कर दिया। जब सीए के विरोध में भारत बंद का ऐलान कर दिया तो पहले के भारत बंद से ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया, क्योंकि मुसलमान भी बड़ी संख्या में उसमें शामिल थे। क्योंकि उनको बात समझ में आई कि 5 लाख आसाम में हमको निकाल दिया नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने, अगर ये कानून सारे देश भर में लागू कर दिया जो संसद में पास किया तो करोड़ों मुसलमानों का नंबर लग जाएगा। तो करोड़ों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर आकर भारत बंद में साथ दिया। पहले से बड़ा भारत बंद हो गया, पहले से बड़ा भारत बंद हो गया। और तब से लेकर अब तक सीए का कानून, नरेंद्र मोदी का सीए का कानून मैंने कचरा कुंडी में डाला हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने पास किया हुआ कानून कचरा कुंडी में डाला हुआ है। बीजेपी के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है। चलो मान लेता हूं, बहुत ताकतवर है, चलो मान लेता हूं नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, चलो मान लेता हूं। मगर उसका कानून मैंने कचरा कुंडी में डाल दिया तो उससे ज्यादा ताकतवर कौन? अगर वो ताकतवर है तो कानून लागू करके दिखाता। उसका कानून अगर कचरा कुंडी में मैंने डाला हुआ है तो इसका मतलब हमारी भी संगठन शक्ति इतनी है कि सरकार को हम वो कानून लागू करने के लिए रोक लगा सकते हैं। रोक लगाया हुआ है, अभी तक उस कानून का रूल्स फ्रेम नहीं हुआ। कानून अमल में लाने की बात तो छोड़ो, बगैर रूल्स के कोई कानून अमल में नहीं लाया जा सकता। और नरेंद्र मोदी को मैंने पहले भी चेतावनी दी, दोबारा देता हूं, यदि सीए का कानून लागू करने की कोशिश की, दोबारा भारत बंद कर दूंगा, दोबारा भारत बंद कर दूंगा, चेतावनी दी। क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार आदमी हूं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। इसलिए चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसलिए प्रादेशिक बंद नहीं कर सकता हूं, राष्ट्रीय बंद ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं भारत बंद करता हूं। इसलिए साथियों मैं ये उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं कि संगठित शक्ति के बल पर हमने हमारी समस्याओं का समाधान करने का काम किया। सबूतों के साथ बोल रहा हूं, बगैर सबूतों के कोई बात नहीं बोल रहा हूं। सरकार को भी मालूम है और मैं तो जानता ही हूं क्या सबूत मेरे पास है और क्या नहीं। इसलिए साथियों मैं ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं।
इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा। अभी 25 मई 2022 को ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दों पर 25 मई 2022 को भारत बंद का ऐलान चौधरी विकास पटेल जी खड़े हो जाइए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है पिछड़े वर्ग के, इन्होंने ऐलान किया भारत बंद करेंगे ओबीसी की जाति आधारित गिनती का। तो मैंने कहा न्यायपूर्ण बात है, न्यायिक मांग है, सही मांग है। हमने सारे देश भर में इनके भारत बंद का समर्थन किया। ये संगठन, ये आंदोलन केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का संगठन नहीं है, ये ओबीसी के पिछड़े वर्ग के लोगों का भी संगठन है। और हम सारे देश भर में मिलजुल कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी एक पिछड़े वर्ग का आदमी, देश का प्रधानमंत्री है। निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को गौरव होना चाहिए, मगर वो पिछड़े वर्ग के लिए कोई एक काम किया, ये तो बताए। एक काम किया पिछड़े वर्ग के लिए, नरेंद्र मोदी ने एक काम किया, एक तो बताए। अभी तक गिनती करने के लिए एक काम भी नरेंद्र मोदी नहीं बता सकते। अभी नीट का मामला खड़ा था, मेडिकल साइंस में एडमिशन का ओबीसी का मुद्दा था। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, देश का एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी, और उसके ही मंत्रालय में ओबीसी का मामला। एजुकेशन मिनिस्टर भी ओबीसी, देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी, उसी के मंत्रालय में विषय ओबीसी के बच्चों के मेडिकल एडमिशन का विषय नहीं किया। तो हमने सारे देश भर में जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम दिया, केवल कागज में मेमोरेंडम, कागज में मेमोरेंडम दिया। तो कागज का मेमोरेंडम गया पीएमओ ऑफिस, और पीएमओ ऑफिस में अभी वामन मेश्राम के नाम की फाइल बनी हुई, फाइल बनी, उसको बोले वामन मेश्राम। डेली रिपोर्टिंग, डिप्टी कमिश्नर रैंक का अधिकारी पीएमओ को डेली रिपोर्टिंग करने के लिए कहा कि क्यों? क्योंकि मैं डेली कर रहा हूं, एक दिन कर रहा हूं और महीना भर आराम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, डेली कर रहा हूं, तो डेली रिपोर्टिंग मांग रहा है पीएम। तो जिलाधिकारी कार्यालय में हमने कागज में केवल मेमोरेंडम दिया, ये ओबीसी के बच्चों का नीट का मामला हल किया जाए। तो गया फाइल में, अरे तो वामन मेश्राम का लग रहा है, तो वामन मेश्राम का लग रहा है, वामन मेश्राम का ही। देखो उसमें भारत बंद लिखा है, भारत बंद तो लिखा हुआ नहीं है, लिखा नहीं लिखा हुआ नहीं होगा, मगर आखिरी में तो भारत बंद ही करता है। लिखा हुआ नहीं है मगर आखिरी में वो भारत बंद ही करता है, 2 बार कर चुका है। क्या करे? भाजपा के लोगों ने नरेंद्र मोदी को सलाह दिया कि अगर रमन करते हैं तो वामन मेश्राम सारे देश भर में ढिंडोरा पीटेगा। देखो हमारे निवेदन की वजह से इसे अमल करना पड़ा, ढिंडोरा पीटेगा। इसलिए क्या करो, इसका श्रेय वामन मेश्राम को नहीं भाजपा को मिलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? भाजपा ने बताया नरेंद्र मोदी को कि धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी का कैबिनेट मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, और 28 ओबीसी के मंत्री है, उसमें 8-9 मंत्रियों का डेलीगेशन नरेंद्र मोदी को मिले, और नरेंद्र मोदी को मांग करे कि नीट का ओबीसी के बच्चों का मामला हल किया जाए। मिनिस्टर डेलीगेशन दे रहा है, मिनिस्टर मेमोरेंडम दे रहा है, वामन मेश्राम सड़कों पर घूम रहा है और सड़कों पर घूमकर निवेदन दे रहा है, और मिनिस्टर जिसको फैसला लेने का अधिकार है वो भी मेमोरेंडम दे रहा है। तो मिनिस्टर में और वामन मेश्राम में क्या फर्क है? चलो ऐसे मिनिस्टर को रखने का क्या मतलब है जो फैसले नहीं ले सकता? ऐसे मिनिस्टरों को रखने का क्या मतलब है
जो फैसला लेने का अधिकार नहीं है, निवेदन दिया। फिर प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन कहा ठीक है, इस पर अमल करते हैं। और अखबार वालों ने लिखा इसको भाजपा का श्रेय है, मगर हमारे लोगों ने सारे देश भर में बात फैलाई, अरे हमारे निवेदन की वजह से सरकार ने ऐसा किया। अभी राजस्थान में गया, कल परसों की बात है, हमारे लोगों ने, जो हमारे संगठन के बाहर के लोग हैं, उन्होंने, वो लड़के ने मूछ रखा था तो उसको मार दिया। कहा पाली की बात, 10 लाख रुपए मांगा अशोक गहलोत। सरकार बोली हाँ ना, कुछ नहीं बोली। मेरे को टेलीफोन आया कि ये जो ऑल इंडिया का भारत बंद कर रहे हो, उसमें 11वां मुद्दा उसका भी डालो। मैंने कहा डाल देते, डाल दिया। दूसरे दिन अशोक गहलोत ने कहा 50 लाख दिया जाएगा। अभी कल परसों की बात बोल रहा हूं। जो 10 लाख देने के लिए तैयार नहीं था, उसने 50 लाख का ऐलान किया और कहा एक नौकरी भी देंगे। मांगा नहीं हमने, देना पड़ा। क्यों? संगठित शक्ति के बल पर। जो हमारी संगठित शक्ति है, हम मांग नहीं रहे हैं, हमारी ताकत है। उनको मालूम है कि अगर पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये 52% लोग हैं, अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो ये मेश्राम के साथ चले जाएंगे। अगर मेश्राम के साथ चले गए तो अगले चुनाव में सरकार ही उनकी हो जाएगी। तो साले एक फैसला क्या 1000 फैसला हो जाएगा, तो ज्यादा खतरनाक मामला है। इसलिए उनकी समस्या का समाधान करना पड़ता है। आपको 2 और बातें बताता हूं, बहुत अहम बातें हैं, सबूत के साथ। आजकल मोहन भागवत ने यह बयान दिया, आप लोगों ने सुना होगा। मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघ चालक, बयान दिया। क्या बयान दिया? हम केंद्र सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मोहन भागवत ने कहा। मैंने जो सवाल उठाया उसका जवाब है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ए नामधारी प्राइम मिनिस्टर है। इसके सारे फैसले आरएसएस के लोग कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए नामधारी रखा हुआ है। ये मैं ही देश में कह रहा हूं, किसी की औकात नहीं ये बात कहने की, मैं ही कह रहा हूं सारे देश भर में। इसलिए मोहन भागवत को ये बयान देना पड़ा कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते। मैंने कहा था सरकार आरएसएस फैसला कर दी, तो मोहन भागवत को यह जवाब देना पड़ा कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते। इसके 2 अर्थ। एक अर्थ है डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते, ये अर्थ है शब्दशः शाब्दिक अर्थ। दूसरा अर्थ है ध्वनित, एक ध्वनि निकलती है, एक ध्वनि निकलती। ध्वनि क्या निकलती है? डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मगर कभी कभी करते हैं, मगर कभी कभी करते हैं। जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का समस्या का समाधान करने का समय आता है, तब हस्तक्षेप करते हैं। ये ध्वनि निकलती है, या आवाज निकलती है। तो वाक्य का एक शाब्दिक अर्थ होता है, एक ध्वनित अर्थ होता है। ये हमारी वजह से आरएसएस के सरसंघ चालक को बोलना पड़ा। ये माइक पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं रिकॉर्ड में ही बोलता हूं हर चीज। पुलिस वालों को भी रिकॉर्ड चाहिए तो मेरे से ले ले, मुफ्त में दे देता हूं। मैं कोई भी बात रिकॉर्ड में ही बोलता हूं। और न्यूयॉर्क में भी सुन रहा है आदमी, लंदन में भी सुन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी सुन रहा है, न्यूजीलैंड में भी सुन रहा है, गल्फ में भी सुन रहा है। संकेत बोल रहा है एएमएन टीवी का आदमी, पूछो। मैं यहां जो बोल रहा हूं वहां लोग सुन रहे, दुनिया में सुन रहे। काल्पनिक बातें नहीं है। पहले हमारी कोई खबर नहीं छापी जाती थी, अब दुनिया में हमारी आवाज पहुंच रही है सोशल मीडिया की वजह से।
सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया, दुनिया का मीडिया है, दुनिया में आवाज पहुंच रही है, तो लोगों को मालूम हो रहा है भारत में क्या हो रहा है। दूसरी बात, मुझे बार बार मुसलमान लोग मिलने के लिए आते थे, मुसलमान मिलने के लिए आते थे, कहते थे मेश्राम जी हमको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। किस चीज का? हमको बार बार कहा जाता है चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। जब साला पाकिस्तान बना तब नहीं गए, अब क्यों जाएंगे? जब पाकिस्तान बना तब नहीं गए, अब क्यों जाएंगे? मगर ऐसा कहते तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। आप कुछ कहो। मैंने कहा तुम्हारे मुसलमानों के बहुत नेता लोग हैं, उनसे कहो। कहा वो करने वाले नहीं है, मुसलमानों के नेता करने वाले नहीं है, आप भी कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा क्रिटिकल मामला है यार, जल्दी में मेरे पास तो कोई समाधान नहीं है। 2-3 साल लग गए रास्ता निकालने के लिए। 3 साल के बाद मुसलमानों का कार्यक्रम लिया और वहां घोषित कर दिया भारत के सारे मुसलमान मूल निवासी हैं, कोई विदेशी नहीं है, भारत के सारे मुसलमान मूल निवासी है। जब ऐसा घोषित किया तो मोहन भागवत को बयान देना पड़ा, आरएसएस के मोहन भागवत को बयान देना पड़ा कि मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही है। साली उल्टी कर दिया, पहले जो बोलता था उल्टी कर दिया। हमारे संगठित शक्ति का प्रभाव बोल रहा है, बोलना पड़ रहा है। ये आवाज केवल वामन मेश्राम की नहीं, उनको मालूम है, तो इतने बड़ा विशाल संगठन खड़ा हो गया है। डर है, हमारी वजह से ही इस देश में ईवीएम को लाया गया कि कहीं ये ईवीएम, कहीं इनकी आवाज बैलेट बॉक्स में रूपांतरित ना हो जाए, कहीं ये सारी सरकार ना बना ले। इस वजह से वोटों की चोरी करने के लिए ईवीएम लाया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने, दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, उसने मेरी बात स्वीकार किया, कहा कि सारे ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरी बात को स्वीकार किया। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी चाहिए तो मेरे से ले लेना। पेपर ट्रेल मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के घोटाले को पकड़ने वाली मशीन, क्योंकि ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, सारी दुनिया के लोग मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं। मगर पेपर ट्रेल मशीन में कागज का सबूत होता है और कागज का सबूत ट्रांसफरेबल नहीं होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस हमने जीता 24 अप्रैल 2017, और उसके विरोध में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा कि तो 2019 में भी घोटाले से हमारी सरकार बनाने का आपने वादा किया था, वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया, ये वामन मेश्राम की टांग हटाओ। कांग्रेस ने कहा सरकार तो आपकी है, हमें क्यों हटाने के लिए बोल रहे हो? सरकार तो आपकी है। कहा सरकार आपकी है मगर वादा तो आपने किया कि सरकार 2 बार बनाएंगे। तो कहा आप सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाओ। सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए और 50% मिलान करने की मांग किया। तुम्हारे वकील ने कहा अरे 8 अक्टूबर 2013 को 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में दिया, तुम 50% की मांग कर रहे हो? अजीब वकील हो भाई। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग का 100% ऑर्डर दिया, तुम 50% की मांग कर रहे हो। जस्टिस गोगोई, बीजेपी की सरकार ने, ऐलानिया कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार ने गोगोई के पीछे एक औरत को लगा दिया। उस औरत ने गोगोई पर आरोप लगाया इसने चरित्र हनन किया और उसको प्रेशर में लेकर उससे ये फैसला करवाया। ओपनली बोल रहा हूं, जस्टिस गोगोई ने जो अपना जीवन चरित्र लिखा उसमें लिखा, जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने लिखा
सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता। सही कहा रे तूने भाई, तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे पास रिकॉर्डेड एविडेंस, और मेरी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हुआ, अभी ओपन होने वाला है, तो मैं देखता हूं कैसे घोटाला करते हैं। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और इस लड़ाई को आवश्यकता हुई तो सारे देश भर में सड़कों पर निपटेंगे। हमारे वोटों की चोरी होगी तो इस देश में लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र की तो हत्या हो जाएगी। जनता जिसको चुनना चाहती है वो चुनकर नहीं आएगा, जिसको चुनना नहीं चाहती वही चुनकर आएगा। तो वोटों की चोरी हो जाएगी। रोकना होगा, रोकेंगे। अभी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 2019 की दूसरी केस लेकर जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी घोटाला करके चुनाव जीत के आया है। ए रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड करो। ए नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके चुनकर आया है। अगर नरेंद्र मोदी में औकात है मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर दे। उसको तो एफआईआर दाखिल करने के लिए कहने की भी जरूरत नहीं है। उसके चपरासी को भी कहा तो एफआईआर हो जाएगा। फिर मैं दिखाता हूं मेरे सबूत कितने हैं कोर्ट में, है? फिर सबूत फेंक के मारता हूं जज के मुंह पर। साल भर पेपर ट्रेल मशीन का कागज बचा कर रखना था, नरेंद्र मोदी ने 4 महीने में जला दिया। मेरे पास सबूत है। साल भर पेपर ट्रेल मशीन का डाटा रखना था, 4 महीने में जला दिया। क्यों जलाया भाई? है? सबूत नष्ट करना इंडियन पीनल कोड में क्रिमिनल ऑफेंस है। ये पुलिस लोग बैठे, पुलिस लोगों को मालूम है इंडियन पीनल कोड में सबूत नष्ट करना क्रिमिनल ऑफेंस। मैं क्रिमिनल ऑफेंस भी जानता हूं, कौन सा क्रिमिनल है और कौन सा नॉन क्रिमिनल है ये भी जानता हूं। वकील नहीं हूं मगर जानता हूं। लड़ाई लड़ना पड़ेगा भाई। सबूतों को नष्ट करना एक काम किया गया और इसके हमारे पास सबूत। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर पेपर ट्रेल मशीन का डाटा नष्ट नहीं किया होता तो वो सबूत रहता, तो वो सबूत हमारे पास में है कि तुम लोगों ने वो डाटा नष्ट किया। अगर तुमने ईमानदारी से चुनाव जीता होता तो फिर नष्ट क्यों किया? बहुत सारे, एक बताया एविडेंस, बहुत सारे और भी है। इसलिए ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी और बड़े पैमाने पर देश भर में लड़ी जाएगी। अगर आप ज्यादा संख्या में और ज्यादा अपने लोगों को जगाकर अगर इस आंदोलन के समर्थन में खड़े करते हो तो जल्दी मामला रफा दफा हो जाएगा। मगर 10 साल तक मैं भारत बंद करूंगा। 6 महीने में 1 बार भारत बंद, साल में 2 बार भारत बंद, 10 साल में 20 बार भारत बंद। क्यों? अखबार वाले मेरी खबर नहीं छापते, टीवी वाले मेरी खबर नहीं दिखाते, इसलिए मुझे भारत बंद करना पड़ रहा है। भारत बंद करने से क्या होगा? लोगों को मालूम हो जाएगा कि मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर अखबार वाले मेरी खबर नहीं छापेंगे तो मुझे ये लड़ाई इस तरह से लड़नी होगी। इसलिए साथियों, आप लोगों को घर में जाकर, यहां बैठे हुए हो, अभी जब घर में जाओगे तो आप लोगों को अपना 10 का कोटा फिक्स करो कि मुझे आने वाले समय में 10 लोगों को जागृत करना है। जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी रफा दफा हो जाएगा। इन लोगों का मामला जो है जल्दी रफा दफा हो जाएगा। केवल आप लोगों को ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपने जिले में, तहसील में, गांव में काम करने के लिए बोल रहा हूं। देश में काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। देश में तो मैं हूं, देश में मैं हूं। आप अपने गांव को, तहसील को, ब्लॉक को, जिले को संभालो, बाकी मैं देख लेता। अगर आपने ऐसा किया तो इस देश में समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, इस देश में सफाई का काम करने वाले लोग, सफाई का काम करने वाले लोग हैं, मगर उनको 3-3 महीने, 6-6 महीने सैलरी नहीं देते। अजीब किस्म की बात है। पुलिस वाले लोग हैं, पुलिस वालों का देखो, पुलिस वालों को 12-12, 16-16 घंटे काम करवाया जाता है, मगर
चपरासी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी मिलती है उतनी सैलरी भी पुलिस वालों को नहीं देते। जो चपरासी को सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी मिलती है उतनी सैलरी भी पुलिस वालों को नहीं देते। 16-16, 12-12 घंटे काम करवाया जाता है। देखो रिकॉर्ड देखो। तो सब लोगों के साथ न्याय हो गया। ये लड़ाई जिनके जिनके साथ भी अन्याय होता है वो सभी लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। इसके लिए आभार, धन्यवाद।